अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे रिलैक्सेशन मेथड SOR, जिसका एक और नाम है सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन, और इसको हम रेसिड्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना हुआ है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि भाई हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है ये हमारे पास कन्वर्ज कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चेक करने के मेथड क्या आते हैं हमारे पास, कन्वर्जन चेक करने के मैंने आपको बताए थे। या तो आप सबसे पहले चेक करो कि भाई जो हमारे पास सिस्टम दिया हुआ है वो डायगनली डोमिनेंट है या नहीं है। अगर डायगनली डोमिनेंट है तो 100% कन्वर्ज करेगा। अब आगे बढ़ता हूँ। अगर डायगनली डोमिनेंट नहीं है तो फिर आप स्पेक्ट्रल रीडर्स वाले मेथड से फाइंड करो कि भाई हाँ वो कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कन्वर्ज नहीं कर रहा तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ही नहीं, तो आप फिर रिलैक्सेशन मेथड से कर ही नहीं सकते सॉल्व। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है ये डायगनली डोमिनेंट है। ठीक है। अब देखने पे पता लग रहा है आपको। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो एक्स है, फर्स्ट इक्वेशन का जो एक्स है वो वाई और जेड के सम से बड़ा है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 > 2 + 1। ठीक है। इससे बड़ा आ रहा है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन का जो वाई होगा वो देखो बड़ा होगा या नहीं होगा एक्स और जेड के सम से। तो है, बिल्कुल है। इसको आप अपने माइंड में भी देख के कर सकते हो। ठीक है। उसके कोफिशिएंट देखते हैं। ठीक है। कोफिशिएंट प्लस, यहाँ पे आ गया 4, तो बड़ा है भाई। अब क्या है, लास्ट वाली इक्वेशन में आप देखो कि भाई जो आपके पास जेड का कोफिशिएंट है वो बड़ा है एक्स और वाई के कोफिशिएंट से। तो हाँ, वाई और कोफिशिएंट के सम से। तो बिल्कुल वही है बड़ा। तो हमारे पास ये डायगोनली डोमिनेंट है, तो उसका मतलब ये कन्वर्ज करेगा क्वेश्चन, इसका हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो बस अब आगे बढ़ जाओ उसको सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, इसकी रेजिड्यू फॉर्म बनाएंगे। रेजिड्यू फॉर्म कैसे बनती है, सबसे पहले आर एक्स। ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ 10x + 2y + z इज इक्वल्स वो। अच्छा, ये पता है बनती कैसे है? आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास +13 है। ठीक है। तो इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये बन गया -13 बन गया। ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, ये देखो 0 बच गया। तो ये 0 जो हमारे पास है ये हैगा आर एक्स, समझ गए? इस तरह से, इस तरह से बनी है हमारे पास। इसी तरह आर वाई की भी सेम इसी तरह से बनेगी। x + 10y + 4z - 15। इसके बाद आर जेड की भी इसी तरह से ही बनेगी सेम। x + 3y + 15z - 19। ठीक है। हमने इसको रेजिड्यू फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो आप यहाँ पे एक अलग से कॉलम लिख दो, C1 वाला। C1 वाला कौन सा कॉलम है? C1 वाला कॉलम है हमारे पास पूरा का पूरा एक्स वाला। ठीक है। तो 10 1 1। इसी तरह लिख दो C2। C2 कौन सा वाला कॉलम है आपके पास? बाय वाला, 2 10 और 3। इसी तरह से आप लिखोगे C3। C3 कौन सा है? जेड वाला, 1 4 और 15। ठीक है भाई। अब आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिर आर एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जीरो है। और आर वाई जीरो, आर जेड इज जीरो। ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे अलग से एक टेबल बनाते हो। अच्छा, हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर। स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? E1 E2 E3। मतलब हमारे पास जीरो 1 0 0, और ये E1 होता है। E2 स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर बता रहा हूँ। ठीक है। और एक और हमारे पास ये होती है कि ऑल ये बेसिस वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है। ये हमारे पास सबके सब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, जो बेसिस वेक्टर में लिख रहा हूँ ना ये। तो 0 1 0 E2 और E3 होता है हमारे पास 0 0 1। ठीक है। इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बनाओ आर एक्स आर वाई और आर जेड। सबसे पहले आपको वही जो आप इनिशियल गैस लेते हो वो आप लोगे 0। ठीक है। अब फर्स्ट वाला आप चेक करो, जो आपके पास फर्स्ट आर एक्स की इक्वेशन लिखी हुई है इसमें आपके पास इनिशियल गैस अगर आप 0 लो तो आपके पास आर एक्स की वैल्यू क्या आती है? आर एक्स की वैल्यू आपके पास आती है इसमें -13। ठीक है।
XYZ इसमें पुट करो RY वाले में, तो आपके पास इसमें आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है -15। इसी तरह सो ऑन आपके पास लास्ट वाले की आएगी -19। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो इसमें हमें देखना पड़ता है सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है। सबसे बड़ी हमारे पास RZ पे आ रही है, इसमें माइनस की साइन डिपेंड नहीं करती, माइनस की साइन को नहीं देखते, आपको पता है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास RZ की आ रही है, RZ होता है E3 पर। तो ठीक है, तो इसमें हम लेंगे E3 0 0 1, समझ गए ना। E3, तो E3 पर होता है तो हम R3, ठीक है, E3 लेंगे। अब क्या होगा हमारे पास का बेसिस वेक्टर बने 0 0 1। और अब क्या करेंगे, अब देखो भाई आप इसको इस तरह से लिख दो, एक नया बनाओ। अच्छा, ये रही रफ वर्क है, इसको मैं R का नाम दे रहा हूँ, इसको एक बना दो 13 15 एंड 19। ठीक है, एक नया कॉलम बना दिया मैंने, जो कि बना दिया 13 14 15, यहाँ से उठा लिया। और साइन मैं पॉजिटिव में लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें पॉजिटिव की साइन चलती है, कोई माइनस की साइन डिपेंड नहीं करती कुछ भी। ठीक है, माइनस, इसको माइनस करवाना है, किससे माइनस करवाना है इसको, जो मैंने कॉलम बनाया था, ऊपर कॉलम नहीं बनवाए थे मैंने। तो आप कॉलम कौन से कॉलम से करवाओगे, C3 से। क्यों C3 से क्यों करवाओगे, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है वो आई है RZ की, ये RZ की। ठीक है, ये वजह है आप C3 से माइनस कराओगे, तो 1 4 5। ठीक है, 1 4 5, तो इसको माइनस कराओ, आपके पास क्या बना नया, 12 और 11 और 4। ठीक है भाई, ये बन गया। तो अब ये जो आपको 12 11 और 4 मिले हैं, इसको आप नेक्स्ट वैल्यूज में पुट कर दो। नेक्स्ट लाइन में 12 11 4। ठीक है, अब देखो इन तीनों वैल्यूज में आपके पास सबसे बड़ा आ रहा है RX। ठीक है, अब RX आ रहा है तो इट मीन्स हम यहाँ पे E1 लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर में E1 लेंगे, जो कि हमारे पास है 1 0 0। समझ गए। अब इसका दूसरा फर्क मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। इसी तरह से अब आपको पता है, अच्छा रफ वर्क पूरा इरेज नहीं करना चाहिए था मुझे, वैसे एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, पूरा इरेज नहीं करना चाहिए था, सिर्फ ये वाला होगा। अब देखो, उसके बाद अब मैंने पहले RZ कैपिटल थी तो C3 के कॉलम से कराया था। अब यहाँ पे बताओ कौन सा वाला मेरे पास आया है सबसे बड़ा, RX का, तो मैं RX वाली वैल्यू से कराऊंगा, जो कि मेरे पास है C1। तो C1 से माइनस कराएंगे 10 11, वो 10 1 1। तो ये क्या बना है मेरे पास, इसका आंसर मेरे पास आया। अच्छा, ये वाले नहीं लिखते, इसके बाद हम लिखेंगे, ये भी बदलेंगे। ठीक है, ये मेरे पास बदलेगी, अब ये बन जाएगी ये वाली। ठीक है, ये जो मेरे पास सेकंड वाले आए ना, बस अब हम इसी तरह से करते रहेंगे, वो वाले डालते रहेंगे, उसको माइनस कराएंगे कौन से वाले से, जो उसमें हमारे पास बड़ा है। बड़ा मतलब जो ग्रेटर आएगा ना, वो वाली से करवाएंगे। तो कौन सी वाली आ रही है मेरे पास अभी, 12 11 और 4, वो मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास, 2। और 11 - 1 का आया 10, और 4 - 1 का आया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है हमारे पास, आर वाई की। तब सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो 2 10 और 3, ये जो नया वाला आता है ना हमारे पास लास्ट वाला, ये वाला लिखते हैं, वो मैंने गलती से लिख दिया था ये वाला। ये वाला नहीं लिखते हम, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं लिखते हमारे पास। हम कौन सा वाले लिखेंगे, हमारे पास जो अपडेटेड आते रहेंगे ना, वही वाले पुट करते जाएंगे और माइनस कराएंगे। माइनस किससे करवाएंगे, हमारे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे RY आया है कैपिटल, तो RY मतलब C2 ये रहा, C2 से कराऊंगा, तो C2 क्या है मेरे पास, 2 10 और 3। तो 2 - 2 होता है 0, 10 - 10 होता है 0, 3 - 3 होता है 0। तो यहाँ पर मेरा आ गया 0 0 0। इस मेथड की खासियत ही यही है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, सिस्टम में कोई भी एरर नहीं है, तो वो क्या करेगा आपको, वो आपको पहली आइटरेशन के बाद ही आंसर दे देगा। अच्छा, ई टू से करवाना था ना, ठीक है, क्योंकि कैपिटल यही आया था। तो क्या आया था, E2 होता है 0 1 0। और मैंने जब वहाँ पे साइड में सॉल्व किया था तो क्या आया था, आंसर 0 0 0।
सॉल्व हो गया। यहाँ पे पहली इटरेशन हो गई, ये पहली इटरेशन हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, तो पहले इस मेथड की खासियत ही ये मेथड हमारे पास एक तरीके से फास्टेस्ट मेथड इसी वजह से कहलाता है कि इसकी खासियत ये अगर सिस्टम में एरर नहीं है ना, तो ये फर्स्ट इटरेशन के बाद ही हमें आंसर दे देगा। और अगर एरर है तो फिर ये कोई हमारे लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता है, फिर हम किसी दूसरे मेथड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। वरना करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हैं, फिर वो थोड़ा सा लंबा मेथड बन जाता है ये। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू आई, यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज होंगी ना हम उन सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, ये आई मेरे पास 1, वाई की भी वैल्यू आई 1 और जेड की भी वैल्यू आई 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिलैक्सेशन मेथड सॉल्व हो गया।